हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर निखर। आज डॉक्टर रजनी गुप्ता हाय। मैम के साथ हम फिर से प्रेजेंट हुए हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो प्रेग्नेंट है या उनके लिए जिनके फ्रेंड या उनके रिलेटिव में कोई प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे क्वेश्चन प्रेग्नेंट पेशेंट के मन में आते हैं और वो चाहते हैं कि अपने डॉक्टर से उन छोटे छोटे सवालों का जवाब उन्हें मिल सके। और उन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर आज हम दोनों ने यहाँ देने की कोशिश की है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को यहाँ कवर किया है जिसके आंसर आज हमें मिलने वाले हैं डॉक्टर रजनी गुप्ता मैम से। हेलो हेलो टू ऑल। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। मैम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी की हार्ट बीट कितनी रहती है? फर्स्ट सेमेस्टर में बेबी की हार्ट बीट अराउंड शुरुआत में थोड़ी कम रहती है, अराउंड 100 रहती है, लेकिन उसके बाद लेट फर्स्ट सेमेस्टर में इट कम्स अराउंड 140। नॉर्मल हार्ट बीट हम 120 टू 160 प्रेगनेंसी में लेते हैं, तो शुरू में थोड़ा कम रहता है बट यूजुअली इट पिक्स अप इफ एवरीथिंग इज फाइन। मैम, एक बहुत ही सिली क्वेश्चन बोलना चाहिए, लेकिन कई लोगों ने ये सवाल किया है मुझसे कि अगर बेबी की हार्ट बीट ज्यादा है या बेबी की हार्ट बीट कम है तो हार्ट बीट के बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी है। तो मैम, आप इस क्वेश्चन पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि हार्ट बीट से पता चल जाएगा कि कोई बेटा है या बेटी है। हार्ट बीट बहुत से रीजन से बढ़ती है। अगर मदर की हार्ट रेट ज़्यादा है, मदर को एंग्जाइटी है, फीवर है, वो तेज वॉक करके आई है, डॉक्टर के सामने के स्ट्रेस से, तो बेबी का हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। तो हार्ट बीट के बढ़ने और घटने के अपने रीजन होते हैं, इससे कुछ पता नहीं चलता है कि बेटा है या बेटी है। आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज हार्ट बीट को लेकर ऐसे क्वेश्चन डॉक्टर से मत कीजिए कि गर्भ में बेटा है या बेटी है। ये हम पता नहीं कर सकते इंडिया में रहते हुए। मैम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो अगर आप मिसकैरेज की बात करें, सब कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 मंथ सावधानी रखो, लेकिन कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं। अगर आप बुक की बात करें तो बुक में लिखा है कि अराउंड 30% ऑफ प्रेगनेंसी गेट्स अबॉर्ट, और 30% में जो 10-15% है वो तो पता करने के पहले ही, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हुआ है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है और वो अबॉर्ट हो गई है। और रेस्ट ऑफ द 15 to 20% अबॉर्ट्स फ्रॉम 5 वीक टू 12 वीक। उसमें मेनली रहता है 5 वीक टू 9 वीक ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा परसेंटेज, और 9 वीक टू 12 वीक में बाकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट होती है। ये एक आप इसको ये मान सकते हैं, इसमें जो ज़्यादातर जो रीज़न होता है वो रहता है कि बेबी ठीक बना नहीं है। तो बेबी अगर ठीक बना नहीं है, कोई चीज़ ठीक बनी नहीं है, तो वो रिटेन नहीं होगी। ये नेचुरल प्रोसेस है। तो इसको हमें नेचुरल वे ऑफ समझ करके कि ये पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजी है, अगर ठीक बना नहीं तो अबॉर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या हो गया डॉक्टर निखत, स्ट्रेस हमारी लाइफ स्टाइल के कारण हुआ है, क्योंकि अब एक एज में शादी होती है, फिर कुछ साल प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, फिर प्लान किया तो तुरंत प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट कराया, तुरंत सोनोग्राफी कराई, फिर ब्लीडिंग शुरू हो रही है तो इलाज किया, लेकिन अगर बच्चा ठीक बना नहीं है तो वो रुकेगा नहीं। फिर ऐसा नहीं कि आपको इंजेक्शन ले लेंगे तो बच्चा ठीक बन जाएगा। इसलिए अभी हमारे इस दौर में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, और ये चीजें तो होती आ रही हैं और आगे भी होंगी। तो इसलिए इसको नेचुरल मान करके, मेन इम्पोर्टेंट यही कॉज होता है कि बेबी का जो है इट इज नॉट फॉर्म वेल, उसमें कोई क्रोमोसोम प्रॉब्लम है, और एक या स्पर्म के या क्रोमोसोम नंबर में कुछ प्रॉब्लम थी, या उसमें कुछ हम कहते डिलीशन है, ये है, ये सब रहा होगा। ट्रांसक्रिप्शन अगर नहीं होगा तो जब ये मीट की उसके बाद बेबी थी, और ये किसी के हाथ में नहीं है, इसमें आपका कोई भी यही दोष है। आप अपने आप को मत ऐसा सोचो कि मैंने रेस्ट नहीं किया इसलिए हो गया, मैंने ये खा लिया इसलिए हो गया, मैंने कुछ एक्लिप्स देख लिया इसलिए हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है और ये सभी में होती है, ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स में भी होती है ये। तो इसको हमें नेचुरली मान करके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत फ्यू केसेस में होता है कि प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी, दैट इज़ वेरी नॉट वेरी कॉमन थिंग, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जो टैबलेट है वो बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता कि हमने 5 वीक में टेस्ट किया ये वैल्यू इतनी है तो सब ठीक है, वैल्यू कम है तो, क्योंकि इसका बहुत वाइड रेंज होता है। इसलिए अगर प्रीवियस हिस्ट्री होती है या इस प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर्स प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। दैट ऑल्सो 1 or 2 टैबलेट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो भी आप लेंगे वो सफिशिएंट रहता है। ऐसा जरूरी नहीं रहता है कि उसकी इंजेक्शन भी लें, वेजाइनल में भी डालें, ओरल भी लें। ऐसा ओवरडोज का कोई रूल नहीं है। इवन ओवरडोज बच्चे को हार्म कर सकती है। और तीसरा, बहुत कुछ और रेयर कंडीशन में होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां माँ में होती है कि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है।
जिसमें कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम एप्ला है और थ्रोम्बोफिलिक डिजीज है। ये 2 तरह की डिजीज होती है जो कि बहुत कॉमन नहीं है, पर ये ऐसा हो जाता है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि माँ को ऐसा कुछ है तो हम उसमें ब्लड थिनिंग एजेंट देते हैं, उसको या तो इकोस्पिन के फॉर्म में देते हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क केसेस में है तो उसमें हेपेरिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। मैम, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर या प्रेगनेंसी में ऐसे कोई सिम्टम है, जैसे फीवर है, कफ कोल्ड है, यूरिन सिम्टम है, तो क्या इनके ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स, तो क्या वो प्रेगनेंसी में सेफ है? देखो, डेफिनेटली प्रेगनेंसी में हम कहते हैं कि मेडिसिन अवॉइड करें, अननेसेसरी ना लें। पर अगर ये जरूरी है, किसी को हाई ग्रेड फीवर है, तो मेडिसिन लेना ज़्यादा अच्छा है बनस्पत इसके कि आप फीवर में रहें और आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत देर तक हाई रहे। तो एसिटामिनोफेन जो दवा होती है, पैरासीटामोल, वो दिया जाता है। सेम वे में कफ कोल्ड में भी डाइफेनहाइड्रामिन है या कुछ तरह के एंटीस्टेमिनिक है, वो सब दे दिए जाते हैं। इवन विक्स वगैरह भी सेफ है। तो आप नेचुरल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे जिंजर और हनी लेना, सलाइन गार्गल करना, ये सब कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, जैसे किसी को यूरिन का इन्फेक्शन हो गया जो कि किडनी तक होने के चांस है, उसको फीवर आ रहा है, तो डेफिनेटली सेफ एंटीबायोटिक होती है। पेनिसिलिन ग्रुप है, सिफेलोस्प्रिन ग्रुप है, ये दोनों सेफ एंटीबायोटिक ग्रुप में आते हैं। और हाई ग्रेड फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए, रेस्ट कीजिए। अगर उसके बाद भी आपका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा है तो एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल लेना सेफ है। और इसके अलावा जो बाकी भी है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, तो आप किसी भी चीज़ को पहले अपने लाइफ स्टाइल से चेंज, जैसे हाई फाइबर डाइट लें, पानी अच्छे से पिए। जो चीज़ें में जैसे प्रून्स है, जो ड्राइड फ्रूट है, प्रून्स, एप्रिकॉट है, मुनक्के, रेजिन है, वो लेकर के आप पानी पिए, वॉक वगैरह करें। उससे नहीं रिलीफ हो रहा है तो सेफ लैक्सेटिव होते हैं, वो प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। सेम वे में एंटासिड है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही तो ठंडा दूध पिए या ठंडा दही ले, नहीं उससे ठीक लग रहा है तो आप एंटासिड ले सकते हैं, जेलुसिल, एंडामेविस्को, ये सब आप सेफ एंटासिड भी होते हैं। तो अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है तो इसको बेटर टू ट्रीट देन टू सफ़र। फिर आप खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, फीवर में, इससे ज़्यादा सेफ है कि देयर मेडिसिन यू कैन टेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस करना चाहिए या नहीं, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ उतर कर सकते हैं या नहीं? देखिए डॉक्टर निखत, बेड रेस्ट का कोई भी रोल नहीं है। इवन अगर पहले मिसकैरेजेस भी हुए हैं, उसका भी, अगर पहला 1 या 2 मिसकैरेज, उसका भी कोई बेड रेस्ट का रोल नहीं है। इवन बेड रेस्ट ज़्यादा करने से कुछ हार्म ही होता है, जैसे कि क्लॉटिंग बढ़ जाती है, मसिल वेस्टिंग होती है, बोन वीक हो जाती है, और स्ट्रेस रहता है क्योंकि पेशेंट जब कुछ करता नहीं है तो मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस होता है। बेड रेस्ट का कहीं भी कोई रोल नहीं है, किसी भी किताबों में बेड रेस्ट का रोल नहीं है, एक्सेप्ट वेरी फ्यू केसेस कि एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है या ब्लड प्रेशर बहुत हाई है या किसी को कार्डियक बीमारी है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का हमारा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जो वर्किंग वुमेन है, जो ऑफिस जाते हैं, तो उन्हें क्या अपना रेगुलर रूटीन है वो फॉलो करना चाहिए, और क्या वो ड्राइविंग कर सकते हैं? डेफिनेटली अगर आपको सिम्टम्स ज़्यादा नहीं, देखो एवरी वुमन आर डिफरेंट, ऐसा कोई बुकिश रूल नहीं है कि प्रेग्नेंट है और आपको घर पे रहना है या ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कंफर्टेबल है, आपका मैनेजेबल है, आपको बहुत ज़्यादा नॉजिया वोमिटिंग इतना नहीं हो रही कि आपको चक्कर आ रहा है या आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, या ऑफिस में अब आपके पास आपको बहुत दूर ट्रेवल करके जाने जिसकी वजह से बैकएक हो रहा है, टिल यू आर कंफर्टेबल यू कैन वर्क। आई टेल माई पेशेंट यू कैन कम टू द लेबर फ्रॉम योर ऑफिस। तो अगर आपको कंफर्टेबल, ऐसा कोई भी रूल नहीं कि प्रेग्नेंट हुए हैं तो आपको बेड रेस्ट लेना है या आपको नौकरी छोड़ देनी है, इसका कोई भी फायदा नहीं, इसका कोई भी रूल नहीं है, आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। मैम, कुछ हाई रिस्क केसेस होते हैं, जैसे प्लासेंटा प्रीविया है, तो या फिर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग भी होती है, तो ऐसे केसेस में बेड रेस्ट का क्या रोल है? देखो, प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है, एक्चुअली हम उसको लो लाइंग प्लेसेंटा बोलते हैं। 28 वीक तक क्या होता है, यूट्रस है आपका इतना बड़ा 8 सेंटीमीटर करीब, और उसमें जब आपकी प्रेगनेंसी ग्रो हो रही है तो प्लेसेंटा इज अराउंड 5 सेंटीमीटर, इट इज कवरिंग ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ यूट्रस। तो अल्ट्रासाउंड में ऐसा लगता है कि प्लेसेंटा नीचे तक आ रहा है, ये एक बहुत कॉमन फाइंडिंग है। उसके बाद यूट्रस तेजी से बढ़ता है और प्लेसेंटा उतनी तेजी से नहीं बढ़ता, तो ऐसा लगता है कि प्लेसेंटा ऊपर जा रहा है। इट इज जैसा रिलेटिव ग्रोथ ऑफ यूट्रस एंड प्लेसेंटा। तो लो लाइन प्लेसेंटा है और आपको कभी ब्लीडिंग नहीं हुई है, उसका बेड रेस्ट का कोई रोल नहीं कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड में दिखा है तो आपको बेड रेस्ट करना। इवन मैंने तो कुछ देखा है कि लोग कहते हैं कि पैर ऊपर करके लेटो, ऐसा तो नहीं कि ग्रेविटी से प्लेसेंटा ऊपर नीचे हो रहा है। तो लो लाइन प्लेसेंटा, आपको कोई ब्लीड नहीं हुआ है, आपको कोई भी बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, यू कैन हैव, आप बैठ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं,
आप घर में अपने काम कर सकते हैं, बस आपके पेट में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। आपको बेंडिंग डाउन नहीं करना है। ऐसी कोई लंबी खांसी है, कॉन्स्टिपेशन है, सर्दी है, उसकी दवा तुरंत लेना है। हाँ, इंटरकोर्स अवॉइड करना है। प्लेसेंटा अगर सर्विक्स तक आ रहा है तो सर्विक्स पे आपके प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। आपको उसमें प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स अवॉइड करना है। अदरवाइज एक्सर्शन अवॉइड करना है। आपको डिहाइड्रेट नहीं होना है, पर सिर्फ अल्ट्रासाउंड में लो लाइक प्लेसेंटा दिखा है तो आपको उसमें बेड रेस्ट की कोई जरूरत नहीं, इसका कोई भी रोल नहीं है। मैम, सीढ़ियाँ चढ़ने के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से भी कोई हार्म नहीं होता है, पर डेफिनेटली क्या होता है, प्रेगनेंसी में अचानक से चक्कर आते हैं और चक्कर आके गिरने का डर रहता है। तो और प्रेगनेंसी में जैसे जैसे बेबी का ग्रोथ होता है, आपकी थोड़ी बॉडी अनस्टेबल हो जाती है, उससे भी गिरने का डर रहता है। इसकी वजह से मना किया जाता है कि आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़े उतरे। तो आप सीढ़ियाँ स्लोली चढ़े उतरे, साइड की रेलिंग थाम ले, रेलिंग नहीं हो तो साइड वॉल करें। और अगर आपको चक्कर आ रहा है तो आप उस समय ना करें, और बहुत फास्ट ना करें कि आपको गिरने का डर हो। इसमें सिर्फ सीढ़ियों से गिरने का डर रहता है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से कोई भी अबॉर्शन नहीं होते, कोई प्रीटर्म डिलीवरी नहीं होती है। मैम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रैवल कितना सेफ होता है और कौन सा ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए? ट्रैवलिंग से भी कोई मिसकैरेज नहीं होते हैं, ट्रैवलिंग से कोई अबॉर्शन नहीं होते, कोई प्रीटर्म डिलीवरी नहीं होती है। पहला फैक्ट ये। दूसरा ये है कि आप कभी भी ट्रैवल करते हैं तो दो चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। एक तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्योंकि आप अपनी कार में भी जा रहे हो तो 2-3 लोग साथ में हैं, ड्राइवर है, घर के बाकी लोग हैं, या बस में है, ट्रेन में है, प्लेन में, किसी में भी है, तो आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्लस फूड रिलेटेड इन्फेक्शन, ये दोनों का रिस्क बढ़ जाता है। और तीसरा रहता है कि बैकेक होना, बहुत देर तक बैठे हैं तो आपको बैकेक हो सकता है। वोमिटिंग वगैरह, लोगों को मोशन सिकनेस होता है, उसके साथ ट्रैवलिंग प्रेगनेंसी में वोमिटिंग ज़्यादा हो जाती है। तो बैकेक है, वोमिटिंग है, फूड रिलेटेड इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं रहता कि ट्रैवलिंग से कोई मिसकैरेज अबॉर्शन होता है। तो क्योंकि ये बाकी रिस्क बढ़ जाती है, इसकी वजह से हम बोलते हैं अगर जरूरी है तो आप ट्रैवल करें, पर जब वो जरूरी नहीं है तो अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। सारे ही वे ऑफ ट्रैवलिंग ठीक है, बस रोड अगर बहुत बम्पी है, बहुत जर्की है तो उसको अवॉइड करें। फ्लाइट से ट्रैवल के लिए फ्लाइट ट्रैवल इज ऑल्सो सेफ, बट इफ इट इज मोर देन 4 आवर ऑफ फ्लाइट, आप अब्रॉड जा रहे हैं, 4 घंटे से ज़्यादा फ्लाइट है, तो आपको ब्लड थिनिंग एजेंट 5 दिनों के लिए लेना है। एट 1 day बिफोर ट्रैवलिंग, ऑन द डे ऑफ ट्रैवलिंग एंड 3 days आफ्टर ट्रैवलिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक बैठने से ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है। साथ में अपने आपको बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखना है, और आपको पैर की एक्सरसाइज करनी है। जैसे आप अपनी काफ मसल को थोड़ा सा उसकी मसाज करें या इसको स्क्वीज करें, और अपने जो फूट है उसको ऐसे ऐसे घुमाते रहें। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं, इससे डीवीटी की संभावना कम हो जाए। और अगर आप कार या बस में हैं तो 1 या 2 घंटे में गाड़ी रोक करके थोड़ा सा अपने बॉडी को स्ट्रेच करें, थोड़ा वॉक करें, इससे आपको बैकएक नहीं होगा। तो ट्रैवलिंग इज सेफ, but you should avoid unnecessary traveling just to prevent the infection and the backache and more nausea and vomiting. मैम, क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्राइविंग करना सेफ है? ड्राइविंग इटसेल्फ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही रहता है कि अगर बहुत बम्पी रोड है और आपको है तो आपको बैकएक वगैरह ज़्यादा होगा। और दूसरा, मान लो बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो गया है तो जैसे एक्सरेज करना है, बहुत मेडिसिन देना है, ये सब के रेस्ट्रिक्शन होते हैं प्रेगनेंसी में। तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस है, रोड अच्छी है, सेफ है, आप स्लोली ड्राइव करें। और कार ड्राइविंग और 4 व्हील ड्राइविंग इज मच सेफर देन द 2 व्हीलर ड्राइविंग। आप कार ड्राइव कर सकते हैं, आपकी लैंड आप ड्राइव कर सकते हैं 9 मंथ तक। उसके लिए बस ये प्रिकॉशन रखना है, अगर आप की एक जो बेल्ट है, इट शुड गो इन बिटवीन योर 2 ब्रेस्ट, एंड जो सेकेंड बेल्ट है वो टमी के नीचे आनी चाहिए, आपके टमी के ऊपर कोई बेल्ट नहीं होनी चाहिए। इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब 4, 5, 6 टाइम जब टमी बेली आती है तो उसके लिए ज़्यादा प्रिकॉशन है कि बेली के ऊपर आपकी बेल्ट नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज यू कैन ड्राइव योर 4 व्हील। बट यही जैसे बताया कि अचानक से चक्कर आ जाता है, डिहाइड्रेशन है, उल्टी है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा इस वजह, और एक्सीडेंट का डर, तो ये सब चीज़ों की वजह से अगर आप अवॉइड करें तो अलग बात है, अदरवाइज टेक्निकली इट इज सेफ। मैम, आजकल लड़कियों को हाई हील्स पहनना बहुत पसंद है, और लड़कियां प्रेग्नेंट होने के बाद भी ये हाई हील्स पहनना कंटिन्यू करती हैं, तो उन लड़कियों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या होता है, जब आप हाई हील पहनते हैं तो आपका जो वॉक रहता है, आप अपने जो बैक को ऐसे कर्व करके थोड़ा चलते हैं, तो 2 चीज़ें रहती है। एक तो अगर आप ऐसे ज़्यादा आपको बैकएक हो सकता है, दूसरी बात है आपका बॉडी का बैलेंस ऑलरेडी ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपको अचानक से चक्कर आते हैं और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी का है वो नॉट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बाद में जब बॉडी का वजन बढ़ता है थोड़ा ऊपर होता है, तो आपके बॉडी का बैलेंस खराब हो जाता है। तो ये दोनों वजह से गिरने का डर रहता है। तो इन दोनों वजह से आप हाई हील अवॉइड करें।
पेंसिल हील तो बिल्कुल ही नहीं पहनना है। वेजेस पहनना चाहें तो 1-1.5 इंच की पहन लें ताकि आपका बॉडी का बैलेंस अच्छा रहे। मैम कुछ प्रेग्नेंट वुमेन ने ऐसे भी क्वेश्चन किए हैं कि हमें प्रेगनेंसी के स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कपड़े कैसे पहनना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना बेली नहीं निकलता है तो वो जीन्स बेल्ट ये सब टाइट कपड़े पहनती है, तो उनके बारे में आप क्या राय? आप अगर आप जो भी कपड़े पहनना चाहें पहन, इट शुड नॉट बी वेरी टाइट और अनकंफर्टेबल। ऐसा नहीं है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या आप किसी ऐसी जगह पे आपको सफोकेशन लग रहा है। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन वेयर एनी टाइप ऑफ ड्रेस। बस यही है कि अगर आपको उस ड्रेस की वजह से पसीना आ रहा है, आप हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं, आप डिहाइड्रेट हो रहे हो, पानी भी कम पी रहे हो, पसीना भी ज्यादा आ रहा है, तो वो सब वजह के कारण आप थोड़ा कंफर्टेबल क्लोथ पहने। अदरवाइज जो आप चाहें आप पहन सकते हैं, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि पेट में दबने से बेबी को हार्म होता है, वो बेबी बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है, उसको ऐसा जीन्स और बेल्ट से कोई हार्म नहीं होता है। मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो आप अपने डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, और आज हमें इन सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही मजेदार तरीके से मिल रहे हैं और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो हमारे साथ और भी बने रहिए एंड तक के, और भी कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट